शुरू करते हैं अब सेक्शन सी ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जिसकी हेल्प से, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चला पाते हैं। ठीक है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। It is a form of energy. It is a form of energy by the virtue of energy by the virtue of which electrical appliances works। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ विच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क्स। ठीक है, तो अब हम लोग ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एस्टिमेट कैसे किया जाता है। बनी बात है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होने चाहिए। तो हम लोग फॉर्मूले बनाने जा रहे हैं टू मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताया इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जिस एनर्जी की आवश्यकता है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और अब हम आपको ये बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन, या अगर आप और भी वही चीजें और लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं, लेकिन ये सारी बातें ऑलरेडी आपको पहले से पता होती हैं कि एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैं लिख दे रहा हूं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगला पॉइंट क्या है? अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इसका कोई ना कोई सिंबल भी जरूर होता होगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज represented by capital E। एनर्जी कोई भी हो, हमेशा से उसका एसआई यूनिट जो होता है वो जूल होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट इज जूल। ठीक है, JOULE, या आप कैपिटल जे लिखिए चलेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कॉमर्शियली हम लोग एक और यूनिट से मेजर करते हैं जिसे कहा जाता है किलोवाट आवर। चैप्टर वर्क एनर्जी पावर में हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक कॉमर्शियल यूनिट होता है, मतलब जिस यूनिट की हेल्प से हम लोग बिजली खरीदते या बेचते हैं, है ना, जिसको घर में आप लोग कहते हैं यूनिट, कि बिजली का मीटर इतने यूनिट चल गया, इतने यूनिट चल गया, तो वो एक यूनिट 1 किलोवाट आवर होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इट्स कॉमर्शियल यूनिट इज किलोवाट आवर। समझ गए? किलोवाट आवर मतलब किलोवाट आवर का K स्मॉल है, W कैपिटल है और R का H स्मॉल है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हमेशा की तरह आप ये भी समझते होंगे कि दो एनर्जी के यूनिट है तो दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होता है। ठीक है, तो किलोवाट आवर और जूल के बीच में क्या रिलेशन होता है? 1 किलोवाट आवर, जिसको 1 यूनिट भी कहा जाता है, इसमें 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाकी दुनिया की सारी एनर्जीज की तरह स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, एनर्जी को कैपिटल ई से जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी हम लोग कैपिटल ई से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसका एसआई यूनिट जूल होता है और इसको कॉमर्शियली अगर मेजर किया जाता है तो किलोवाट आवर में मेजर किया जाता है। किलोवाट आवर को ही एक यूनिट कहा जाता है और किलोवाट आवर और जूल में संबंध ये होता है। ठीक है,
अब सवाल उठ खड़ा होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हमें मेजर करना पड़े तो हम कौन से फॉर्मूले लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, derivation for the expression of electrical energy, derivation for the expression of electrical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए जो फॉर्मूला है उसका मतलब जो फॉर्मूला है, जो एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान सुनिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब आप किसी सर्किट में कोई बैटरी या सेल जोड़ते हैं तभी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें सप्लाई हो पाती है। तो बेसिकली हमेशा की तरह ही एनर्जी को मेजर करने का एक ही तरीका है, वर्क डन मेजर करना। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि बैटरी या सेल सर्किट में चार्ज को फ्लो कराने में जो वर्क करती है वही वर्क करने में उसकी एनर्जी खर्चा होती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि किसी बैटरी या सेल की जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो किसके बराबर होती है? उसके द्वारा किए गए वर्क के बराबर होती है। क्योंकि सिंपल सा एक लॉजिक है कि अगर मैं अगर कोई काम कर रहा हूं, ठीक है, तो अगर मेरी एनर्जी का मेजरमेंट करना है तो मुझसे क्या करवा लो? काम करवा लो, वर्क। तो जितना मैं वर्क करूंगा इसका मतलब मेरी बॉडी में उतनी एनर्जी थी, राइट? तो यही फंडा यहाँ पे है और यही फंडा दुनिया की हर एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। बात समझ में आया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, ठीक है, वी नो दैट कोई भी एनर्जी जो होगी, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो वर्क डन बाय सेल के बराबर होगी। सेल जो वर्क कर रहा है चार्ज को फ्लो कराने में सर्किट में, वही वर्क उस सेल की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? किसी सर्किट में जो हम सेल लगाते हैं वो सेल उस पूरे सर्किट में चार्ज को, करंट को फ्लो कराता है। तो चार्ज को, करंट को फ्लो कराने में जो उसने वर्क किया है वो इसी वजह से किया है कि उसके पास कुछ एनर्जी होगी, उसने एनर्जी खर्चा करी होगी तो वर्क हुआ होगा। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्किट की किसके बराबर हो गई? उस सेल के द्वारा किए गए वर्क के बराबर हो गई। ओके, तो यहां पे मैं 22 सेल हटा दे रहा हूं, ये अंडरस्टूड हो गया आपके लिए। ठीक है, हम जानते हैं, एक फॉर्मूला यूज कर लीजिए, यूजिंग V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V पोटेंशियल डिफरेंस, W वर्क डन और Q क्या हो गया? चार्ज हो गया। तो अगर मैं यहां से इंप्लाइज दैट W निकालूं तो ये हो जाएगा QV। W बराबर Q इंटू V उठा के यहां रख देंगे तो E बराबर क्या आ गया? QV। एनर्जी का फॉर्मूला E बराबर QV भी आ गया। ठीक है, बट दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हम लोगों को इस चैप्टर में चार्ज से कुछ भी नहीं करना है। हम लोगों को सब कुछ किसके माध्यम से सॉल्व करना है? करंट के माध्यम से। ठीक है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा? चार्ज को करंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं, वी नो दैट करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो यहां पे इंप्लाइज दैट Q की जगह पे क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। तो आप Q को यहां प्लेस कर सकते हो। ठीक है, जिस प्रकार से आपने W को निकाल के यहां प्लेस किया है, ठीक है, उसी प्रकार से Q निकाल के आपने यहां प्लेस कर दिया। जब आप प्लेस करेंगे तो माय डियर आप पाएंगे E बराबर V ऑलरेडी लिखा हुआ है और Q की जगह पे IT, तो V पहले से है IT, तो VIT यानी कि वेल्लूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नहीं मतलब कॉलेज का नाम है, अच्छा कॉलेज है, बट ये VIT फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के एक डुप्लीकेट फॉर्म भी है। ठीक है, अगर आप ओम्स लॉ मतलब V बराबर IR लगा दें, यानी V यहां पे प्लेस कर दें, तो एनर्जी का फॉर्मूला E बराबर I स्क्वायर RT हो जाएगा। यानी एनर्जी का एक और फॉर्मूला बन गया करंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में। आई बात समझ में? अगर आप ओम्स लॉ ही लगा दें लेकिन I की जगह पे V अपॉन R रखें, गॉट इट? यानी I के प्लेस पे V अपॉन R अगर आप रखेंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन RT। गॉट द पॉइंट?
ठीक है। तो हमारे पास चार्ज के टर्म्स में एनर्जी का फॉर्मूला ये है, यानी अगर देखा जाए तो यूनिट जो बन जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो बन जाएगा कूलॉम वोल्ट, राइट। कूलॉम वोल्ट, चार्ज का यूनिट कूलॉम और पोटेंशियल का वोल्ट हो गया। ये भी किसका यूनिट हो गया? एनर्जी का, यानी ये भी 1 जूल के बराबर होगा कूलॉम वोल्ट, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले को देखा जाए तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो यूनिट आएगा वो वोल्ट एम्पियर सेकंड आएगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर यूनिट देखा जाए तो एम्पियर स्क्वायर ओम सेकंड यूनिट आएगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर यूनिट देखा जाए तो वोल्ट स्क्वायर पर ओम और सेकंड आएगा। Got it? ये सब 1 जूल के बराबर है, ठीक है। ये भी 1 जूल है, ये भी 1 जूल है, ये भी 1 जूल है और ये भी 1 जूल है, ठीक है। अब मुद्दे की बात क्या है कि ये फॉर्मूले लगेंगे कब कब कहां कहां। होशियारी इसी बात में है, होशियारी इसी बात में है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाया जाता है। तो डुप्लीकेट फॉर्मूले ही सबसे ज्यादा यूज होते हैं, मैं इन्हीं के बारे में बताऊंगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसी सिचुएशन मिले जिसमें बोला जाए कि करंट की वैल्यू फिक्स है, जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हर कंपोनेंट में क्या होती है? सेम होती है। तो ये फॉर्मूला तब लगाया जाता है यूज्ड इफ करंट थ्रू द कंपोनेंट या द एलिमेंट, कुछ भी कह सकते हैं, द कंपोनेंट remains same। यानी अगर करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो फॉर्मूला ये वाला ही लगेगा। ये मत लगा देना, आप गलत जगह पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर V का वैल्यू कांस्टेंट होता है, जैसे कि पैरेलल में कल बोला था ना, पापों पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो ओके। तो ऐसी सिचुएशन में जब तुम्हें V की वैल्यू कांस्टेंट जहां मिले तो आप ये लगाइएगा। तो यूज्ड इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंपोनेंट remains constant। ओके। अब पूछने वाले ये भी पूछ सकते हैं कि सर फिर ये वाला कब लगेगा? भैया ये वाला तभी लगाना जब सब कुछ दिया हो, इसका V भी दिया हो, I भी दिया हो, T भी दिया हो, सब दिया हो, तब इसको लगाना, नहीं तो चूना नहीं इसको, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से ये हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एस्टिमेट यानी कि मेजर कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर की, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर मतलब पावर का हमेशा वही मतलब होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। और अभी भी हमने देखा कि वर्क और एनर्जी सेम चीजें हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। देखिए ऐसे समझिए, तो इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी एस्टिमेटेड बाय इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी एस्टिमेटेड इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी एस्टिमेटेड बाय P इज इक्वल टू E अपॉन टी। मतलब उस किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी अपॉन कितने टाइम में कंज्यूम करी, अगर उसका डिवाइड कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? उस अप्लायंस का इलेक्ट्रिकल पावर मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो अगर इसी फॉर्मूले को देखकर अगर आप डेफिनेशन बनाएंगे तो क्या कहेंगे? द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिकल पावर।
पावर नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि पावर कई प्रकार की होती है, इलेक्ट्रिकल पावर, मैकेनिकल पावर, कई तरह की पावर होती है, इस वजह से आप क्लियर स्पेसिफाई करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, is defined as the consumption of electrical energy by it per unit time। ठीक है, the electrical power of an electrical appliance is defined as the consumption of electrical energy by it per unit time। ठीक है, ये हो गया। तो according to definition, electrical power can be estimated by this: energy is always scalar, time is also scalar, ratio of scalar to scalar is always scalar। यूनिट की बात कर ली जाए तो अगर यूनिट की हम बात करें तो यूनिट हो जाएगा एनर्जी का जूल और टाइम का सेकेंड, जूल पर सेकेंड। इसी जूल पर सेकेंड को वॉट कहते हैं और इसे आप लोग कैपिटल W से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये इसका SI यूनिट हुआ। अब इसके अपने पास 3 फॉर्मूले हो सकते हैं, जैसा कि हमने 3 फॉर्मूले एनर्जी के निकाले थे अभी। कौन कौन से फॉर्मूले निकाले थे? एक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था E बराबर VIT। एक फॉर्मूला निकाला था एनर्जी का E बराबर I²RT। और एक हमने एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था E = V²/R × T। राइट? तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस फॉर्मूले में जैसे ही आप E के प्लेस पर VIT रखोगे तो न्यूमरेटर में भी एक T आ जाएगा और डिनोमिनेटर में एक T ऑलरेडी है। इस वजह से यहां पे आपका क्या बन जाएगा? P बराबर VI बन जाएगा, P बराबर VI बन जाएगा, VIP फॉर्मूला हो गया। अगर हम E के प्लेस पर I²RT इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? P बराबर I²R हो जाएगा, P = I²R हो जाएगा। और अगर हम E के प्लेस पर V²/RT रखेंगे तो P बराबर V²/R हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? इस प्रकार से ये 3 फॉर्मूले हो जाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मतलब इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक नहीं है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ने के बाद भी 2 टॉपिक रह जाएंगे अपने पास इस सेक्शन में पढ़ने को। पहला सेक्शन जो हम लोग अगले टर्म पे पढ़ेंगे वो होगा पावर रेटिंग, और दूसरा सेक्शन जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं कंजप्शन, मतलब बिजली का बिल कैलकुलेट करना, मतलब कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट होके आता है, वो सब हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिलहाल अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सबको पता है और सबने फिजिकली इस बात को एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काफी देर के लिए ऑपरेट किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गर्म हो जाता है। गर्म क्यों हो जाता है? उसका एक बहुत सीधा सा कारण है भाई। इलेक्ट्रॉन, जब बनी बात है किसी चीज में करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, और वहां पे कोई 2 लेन 3 लेन 4 लेन हाईवे तो होता नहीं जो बिना एक्सीडेंट हुए। जब यहाँ पे सोचने वाले बुद्धि वाले इंसान होते हैं तब तो 4 लेन 5 लेन 6 लेन में एक्सीडेंट कर मारते हैं, वहां तो कोई है ही नहीं हाईवे वगैरह, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब वायर के अंदर चलता है तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकरा के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जब टक्कर होती है तो आप खुद भी प्रैक्टिकल करके देखिए, दोनों हाथ अगर ऐसे टकरवाएंगे
तो दोनों हाथों की काइनेटिक एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, आपके हाथ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी ये एक सिंपल प्रैक्टिस है कि जब भी किसी चीज में काइनेटिक एनर्जी होती है, वो जब आपस में वो चीजें टकराती हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एज अ हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो यही कारण है कि जब किसी वायर में हम करंट को फ्लो कराते हैं तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में टकराते जाते हैं, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं। ठीक है, तो उनकी कलेक्टिवली एनर्जी बाहर निकलती है, कलेक्टिवली उनकी हीट एनर्जी बाहर निकलती है, जिस वजह से तार का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। ऐसा नहीं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ये खराब ही है, हम इसको यूज नहीं करते, इस प्रॉपर्टी को भी लोग यूज करते हैं। हीटर का प्रिंसिपल यही है। हम एलॉयज वगैरह यूज करते हैं, एलॉय में भयंकर रेजिस्टेंस होता है, और जब हम करंट को पास कराते हैं, ठीक है, तो भयंकर रेजिस्टेंस होने की वजह से इतनी हीट रिलीज होती है कि कॉइल लाल हो जाती है, देखा होगा हीटर में। तो इस तरीके से सारी चीजें होती हैं, तो मैं आपको समझा देता हूं। टॉपिक है अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? ठीक है, when a current is passed through a conductor, ठीक है, कंडक्टर ही अपने सिलेबस में, तो हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं। एलॉय का एग्जांपल हमने आपको केवल यूज के हिसाब से बताया है। ठीक है, तो when a current is passed through a conductor, then its conductor for a long time, then its temperature increases. That is conversion of electrical energy to heat energy takes place. This phenomena is called heating effect of करंट। सवाल उठता है कॉज क्या है, कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। कॉज, कारण क्या है? तो कारण है कंडक्टर का रेजिस्टेंस। ठीक है, ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट through the conductor, during the flow of electric current through the conductor, electrons inside the conductor move, but they collide with each other successively, due to which their kinetic energy
gets converted into heat energy. ठीक है, तो ये कॉज हो गया। अब आगे कहानी ये है कि जूल एक साइंटिस्ट ने, उन्होंने इस फिनोमेना को ऑब्जर्व किया और अपना एक लॉ दिया जिससे ये एस्टिमेट किया जा सकता है कि कितनी हीट पैदा होती है। ठीक है, इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द लॉ, लैंग्वेज नहीं है इसमें, अकॉर्डिंग टू द लॉ हीट प्रोड्यूस्ड दैट इज एच कहेंगे। हीट जो प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के, नंबर 1। हीट प्रोपोर्शनल होती है वायर के रेजिस्टेंस के, नंबर 2। और हीट प्रोपोर्शनल होती है इस बात के कि आपने कितनी देर तक करंट को फ्लो कराया है। 3 बातों में। तो जब आप इन तीनों को कंबाइन करेंगे, यहां लिख रहा हूं साइड में, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जब आप तीनों कंबाइन करते हैं H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT हो जाता है। ठीक है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इक्वल लगाने के बाद एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो कांस्टेंट आता है यहाँ पे के अगर मैं SI सिस्टम में रखूं तो K एक यूनिटलेस वैल्यू है, इसकी वैल्यू भी 1 है। तो इन SI सिस्टम, K is equal to what? 1. Therefore, H is equal to I square RT. H is equal to I square RT. आएगा समझ में? H is equal to I square RT. ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आएगा समझ में? सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, और बस यही 2 टॉपिक बचे हुए हैं आपके पास, पावर रेटिंग और बिजली का बिल कैलकुलेट करना, और फिर न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।